स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रूस और यूक्रेन का युद्ध काफ़ी भीषण हो गया है। यूक्रेन द्वारा रूस के अंदर तक मार करने वाली अमेरिकी मिसाइलों के उपयोग के बाद खबर आ रही है कि रूस द्वारा आईसीबीएम का इस्तेमाल किया गया है। भीषण होते युद्ध के कारण इलाके में काफ़ी तनाव बढ़ गया है। नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क ने युद्ध अलर्ट जारी करते हुए अपने नागरिकों से ज़रूरी सामानों का स्टॉक रखने और अपने सैनिकों को जंग के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक फैसले से यूक्रेन जंग नए दौर में पहुंच गई है। अब अमेरिका और उसके सहयोगी नाटो देशों और रूस के बीच सीधी भिड़ंत की ओर मुड़ती दिखाई दे रही है। लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की अनुमति से शुरू हुआ मामला परमाणु हथियारों की आशंका के घंघोर बादल में तब्दील होता जा रहा है। अमेरिका निर्मित ATACMS के बाद ब्रिटेन की लंबी दूरी की मिसाइल स्टॉर्म शैडो से हुए हमले का करारा जवाब देते हुए रूस ने पूर्वी यूक्रेन के निप्रो में बैलिस्टिक मिसाइल दागकर अपना इरादा साफ कर दिया। यूक्रेन ने इसे अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल से मिलती जुलती मिसाइल बताया है। हालांकि अमेरिका यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के दावे से मतभेद करते हुए इसे सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल करार दिया है। हमले में निप्रो शहर के मध्य पूर्व क्षेत्र में मौजूद उद्यमों और महत्वपूर्ण ढांचों को निशाना बनाया गया है। हालांकि रूस ने इस पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। ये एक नई मिसाइल थी। गति, ऊंची समेत दूसरी सभी विशेषता अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जैसी थी। ये पहली बार है जब रूस ने इस तरह के शक्तिशाली और लंबी दूरी वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया है। जानकार आईसीबीएम के संभावित उपयोग को पश्चिम के लिए रूस के एक कड़े संदेश के तौर पर देख रहे हैं कि उसके पास ऐसी क्षमताएं हैं जिससे उन्हें माकूल जवाब मिल सकता है। उधर रूस ने उत्तरी पोलैंड में अमेरिका के नए बैलिस्टिक मिसाइल बेस पर कड़ी चिंता जताते हुए कहा है कि इससे परमाणु खतरे का स्तर काफी बढ़ जाएगा। अमेरिकी बेस व्यापक नाटो मिसाइल शील्ड का हिस्सा है। इस बीच 3 बाल्टिक देश नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क ने युद्ध का अलर्ट जारी करते हुए अपने नागरिकों से जरूरी सामानों का स्टॉक रखने और अपने सैनिकों को जंग के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। पहले लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की मंजूरी और इसके बाद अमेरिका द्वारा यूक्रेन को लैंड माइंस मुहैया कराए जाने के फैसले के बाद से क्षेत्र में तनाव काफी बढ़ गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर डीजी हैं इन्फेंट्री के। उनसे हम बातचीत करेंगे। कुलकर्णी साहब, अगर रूस और यूक्रेन के युद्ध की हम बात करें तो जो नए डेवलपमेंट हुए हैं उसमें अमेरिका की ओर से रूस के अंदर तक मार करने के लिए उनको इजाज़त दे दी गई लॉन्ग रेंज मिसाइल की, और एंटी पर्सनल माइंस की उनको इजाज़त दी गई। एंटी पर्सनल माइंस भेज रहा है अमेरिका उनको। साथ ही साथ आज जो खबर आई है, रूस ने आईसीबीएम का इस्तेमाल किया है। हालांकि ये अभी तक विवादित है कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी या बैलिस्टिक मिसाइल थी। क्या देखते हैं आप, अब ये किस ओर जा रहा है ये युद्ध? चंद्रशेखर, मुझे लगता है कि ये जो है, क्योंकि ट्रंप जिस प्रकार से अपना जब सत्ता संभालेंगे तो उन्होंने इस बात के ऊपर वो आए हैं कि वो जैसे ही सत्ता संभालेंगे ये यूक्रेन का युद्ध जो है ये समाप्त हो जाएगा। उसको देखते हुए अभी 2 महीने रह गए हैं। कर्स्क में जिस प्रकार से यूक्रेन ने तकरीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका पकड़ के रखा हुआ है और यूक्रेन के तकरीबन लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं और अब उनके पास भी बूट्स ऑन ग्राउंड है नहीं। और अब बाइडेन ने जो जिस प्रकार से, चाहे कहा नहीं गया है लेकिन बताया जाता है कि आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम जिसका रेंज तकरीबन 300 किलोमीटर है, उसको उन्होंने इजाजत दी है कि वो रूस के अंदर फायर कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि वो फायर नहीं करते थे, उनके पास हिमास भी हैं, उनके पास ये टैंक भी हैं और अपना स्टॉर्म मिसाइल भी हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ यूक्रेन के, यानी चाहे वो प्रोविंस जो रूस ने कब्जा कर रखे वो यूक्रेन का ही समझ करके वहां फायर करते, लेकिन रूस के अंदर नहीं करते थे। तो कहा जाता है कि कर्स्क में ही इस्तेमाल करने का उन्होंने दिया, पर लेकिन जैसे ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि अस्ताखान से ये आईसीबीएम फायर हुआ है और फायर होने के बाद निप्रो जो शहर है, जो इंडस्ट्रियल उनका हब है जहां पे टैंक्स और भक्तरबंद गाड़ियां बनती हैं और रिपेयर होती हैं, उनको जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। उसको देखते हुए लगता है कहीं ना कहीं एक तरीके से मैसेजिंग जा रहा है पुतिन की तरफ से कि अगर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और या एडमिनिस्ट्रेशन जो राष्ट्रपति है जो जा रहे हैं अगर इस तरह का करते हुए तो हम छोड़ेंगे नहीं।
हमारे पास जो भी हम अपने टेरिटोरियल इंटेग्रिटी सॉवरेनिटी के लिए हम जो कदम उठाएंगे वो सारे उठाने के लिए तैयार है। और इसीलिए कहा जाता है कि आईसीबीएम हुआ, क्योंकि उधर से अटैक जिसका रेंज 300 किलोमीटर है, रूस के अंदरूनी इलाकों में फायर होगा, तो अपना रशिया ने भी इस्तेमाल करके दिखाने की कोशिश की है। और किंजल मिसाइल जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक यानी कि अपनी ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा उसकी स्पीड, तो रेडार के ऊपर पकड़ने में बहुत मुश्किल होता है। सुपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कहा जा रहा है, किसी ने कहा नहीं, रूस ने कहा नहीं कि हमने किया है, तो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल IRBM जो उसे बोलते हैं उसका इस्तेमाल कर। तो ये जो तरह तरह के हेवी वेपनरी जिसके से जबरदस्त नुकसान हो सकता है, ऐसे वक्त की जब अमेरिका ये कह रहा है कि 50,000 सैनिक रूस ने इकट्ठे किए हैं कर्क से ऑफेंसिव के लिए, जिसमें 10,000 वो कहते हैं कि नॉर्थ कोरियन है, उनको डराने के लिए कि आप इस लड़ाई के अंदर भाग ना लीजिएगा। यूक्रेन समझता है कि कुछ ना कुछ पकड़ कर बैठना चाहिए, नहीं तो अगर सीज फायर ट्रंप के आने के बाद हो जाता है तो बार्गेनिंग के लिए अब उनके पास क्या रहेगा। उसी तरीके से रूस भी सोचता होगा कि 2 महीने हैं, इस 2 महीने में जितना भी ले सकते हैं ले लेंगे, उसके बाद देखते हैं। सर यहीं पर आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होने वाला है जनवरी में, और मॉडर्न, क्योंकि आप मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, और मॉडर्न मिलिट्री साइंस की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं डी एस्केलेशन के लिए एस्केलेशन भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो कहाँ, किस ओर, क्या शांति की ओर जाएगा ये? मुझे लगता है शांति की ओर जाएगा, क्योंकि अभी तक तो यूक्रेन का ऐसा कुछ दबदबा नजर नहीं आ रहा है। रूस का ही दबदबा है, रूस के ही ऑफेंसिव ने तकरीबन 18 से 20% इलाका यूक्रेन का पकड़ के रखा है, और यूक्रेन के पास भी अब बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है। रूस की भी परेशानी साफ नजर आ रही है। अगर नॉर्थ कोरिया के सैनिकों का इस्तेमाल करने की उनके वो नौबत आ गई है तो उनको भी परेशानी है। लेकिन वक्त है 2 महीने का, जैसे पहले की ट्रंप सरकार है, तो कहीं ना कहीं पर चल रहा है कि जो उन्होंने इलाका पकड़ा है वो उन्होंने गंवाना नहीं चाहिए। और दूसरा जो यूक्रेन है वो सोचा होगा जितना ज्यादा इलाका हम पकड़ सकते हैं उतना फिर बार्गेनिंग में फायदा हो जाएगा, क्योंकि ज़ेलेंस्की है पहचान गए हैं कि ट्रंप जो है उनको सहायता नहीं देंगे, जिस प्रकार की सहायता उनको भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से मिल रही है। तो नाटो को लेकर के भी परेशानी है, प्लस सर्दियां आने वाली है, उससे पहले जितना हो सके, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, एस्केलेशन टू इंश्योर डी एस्केलेशन, जिससे कि सीज फायर के वक्त फिर देखते हैं वेस्ट यूक्रेन बनेगा, ईस्ट यूक्रेन बनेगा, कैसे बनेगा। और अपने पुतिन ने तो कहा है अगर पोलैंड या कोई भी देश अगर भाग लेते हैं तो हम समझेंगे कि सारे नाटो देश हमारे बरखिलाफ लड़ाई करने के लिए तैयार है, तो हम उसके लिए भी तैयार है। उसके लिए भी इस तरह के ICBMs और इस तरह के हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि पश्चिमी देशों को एक तरीके से मैसेजिंग है कि आप दखलंदाजी ना दे, रूस कमजोर नहीं है, रूस किसी के भी बरखिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। और उसकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को भी उसने ट्वीट किया है, ये बताने के लिए जरूरी नहीं कि न्यूक्लियर का ही हमारे ऊपर अगर हमला होगा तो हम न्यूक्लियर के द्वारा करेंगे, नॉन न्यूक्लियर हमला भी अगर होगा और हमारी प्रभुत्ता पे अगर आंच आएगी तो हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब मुझे लगता है 2 महीने के लिए है, और उम्मीद करते हैं कि ट्रंप के आने के बाद शांति बहाल होगी। और उसी की उम्मीद पूरा विश्व लेकर के बैठा है कि ट्रंप अगर इलेक्शन जीते हैं और इस मुद्दे पे भी जीते हैं जो बहुत बड़ा मुद्दा है विश्व की शांति के लिए, अगर वो कर पाते हैं तो उससे पहले ये सब मुझे लगता है कैनवसिंग, प्रोपेगेंडा, प्लस जितना हो सकता है एस्केलेट करके जितना जमीन ले सकते हैं, जमीन पकड़ सकते हैं, वो चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इन दोनों विषयों पर हमारे दर्शकों के सामने आपने बहुत अच्छा विश्लेषण रखा, जो जानकारियां हमारे दर्शकों को दी उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम आपको आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे।